नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं, यहूदी और मुसलमानों के बीच रिश्तों का लंबा और काफी उलझा हुआ इतिहास। हमारे पास एक काफी विस्तृत नोट है, यहूदी मुसलमान संघर्ष और सह अस्तित्व का संक्षिप्त इतिहास। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस इतिहास के जो मुख्य धार्मिक, ऐतिहासिक और हाँ राजनीतिक पहलू हैं उन्हें समझें। शुरू से लेकर अब तक कहाँ टकराव रहा, कहाँ साथ भी चलें। बिल्कुल। क्योंकि ये बात काफी सोचने वाली है कि दो समुदाय जिनकी जड़ें एक ही इब्राहिमी परंपरा में है, आज उनके बीच इतना तनाव क्यों है। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये रिश्ता कैसे बना, कैसे बदला। देखिए, शुरुआत करें तो यहूदी धर्म बहुत पुराना है, करीब 4000 साल। पवित्र ग्रंथ तौरात और यरूशलेम उनकी ऐतिहासिक राजधानी। फिर इस्लाम आया 7वीं सदी में, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। पवित्र ग्रंथ कुरान और उनके लिए भी यरूशलेम यानी अल-कुद्स, मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पाक शहर है। और खासकर अल-अक्सा मस्जिद की वजह से। बिल्कुल, अल-अक्सा की वजह से। तो शुरुआती संपर्क कैसा था जब इस्लाम शुरू हुआ तब? देखिए, जो पहला अहम संपर्क था वो मदीना में हुआ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ने वहाँ जो यहूदी कबीले थे उनके साथ बाकायदा समझौते किए थे। हाँ, वो मदीना का संविधान जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें सबके अधिकार, जिम्मेदारियां तय की गई थी। लेकिन बाद में कुछ कबीलों की तरफ से उन समझौतों का उल्लंघन हुआ, तो फिर टकराव भी हुए। जैसे बनु कुरैज़ा का वाकया। हाँ, जैसे बनु कुरैज़ा के साथ हुआ। पर यह समझने ही बात है कि ये उस वक्त की स्थानीय और राजनीतिक घटनाएं थी। दिलचस्प बात यह है कि कुरान में यहूदियों को अहले किताब कहा गया है। अहले किताब यानी किताब वाले लोग। हाँ, जिनके पास आसमानी किताब है। तो एक तरह का आप कह सकते हैं सम्मानजनक जिक्र है। तो मतलब शुरुआत में सम्मान भी था, समझौते भी थे, लेकिन फिर टकराव भी हुए, यानी रिश्ता शुरू से ही थोड़ा जटिल रहा। हाँ, कह सकते हैं, जिसे अल अंदलूस कहते थे। हाँ, सुना है उसके बारे में। वहाँ तो एक कमाल का दौर आया था, सांस्कृतिक बौद्धिक आदान प्रदान का, जिसे स्वर्ण युग भी कहते हैं। मुसलमान, यहूदी, ईसाई सब मिलकर काम कर रहे थे। ज्ञान विज्ञान में तरक्की हो रही थी। लेकिन क्या ये हर जगह ऐसा ही था? नहीं, हर जगह नहीं। कई इस्लामी इलाकों में यहूदियों को जिम्मी का दर्जा हासिल था। जिम्मी, उसका क्या मतलब था? जिम्मी मतलब संरक्षित लोग। उन्हें अपनी जान माल और धर्म की सुरक्षा तो मिलती थी, आमतौर पर धार्मिक स्वतंत्रता भी थी, पर कुछ पाबंदियां थी। पाबंदियां? जैसे उन्हें एक अलग टैक्स देना पड़ता था जिसे जजिया कहते थे, और भी कुछ सामाजिक नियम हो सकते थे। मतलब बराबरी का दर्जा हमेशा नहीं था। तो एक तरफ सुनहरा दौर भी, दूसरी तरफ कुछ पाबंदियां और टैक्स भी। ओके। हाँ, लेकिन फिर 19वीं सदी आई और चीजें तेजी से बदलने लगी। कैसे? यूरोप में, खासकर पूर्वी यूरोप में यहूदियों पर जुल्म बहुत बढ़ गए थे, पोग्राम्स हो रहे थे। इसी माहौल में ज़ायनिज्म का आंदोलन शुरू हुआ। ज़ायनिज्म? हाँ, एक राजनीतिक आंदोलन जिसका मकसद था कि यहूदियों का अपना एक राष्ट्रीय घर हो, एक देश हो, और उन्होंने इसके लिए फिलिस्तीन को चुना, जिसे वो अपनी ऐतिहासिक जमीन मानते थे। और यहीं से आज के संघर्ष की जड़ें जुड़ी हैं। बिल्कुल, क्योंकि वहां पहले से अरब आबादी रह रही थी। तो जब यहूदियों का फिलिस्तीन आना बढ़ा, जमीनें खरीदी जाने लगी। फिर 1917 में ब्रिटेन ने वो बाल्फोर घोषणा कर दी। हाँ, बाल्फोर घोषणा, जिसने फिलिस्तीन में यहूदी नेशनल होम का समर्थन किया था। सही। और पहले विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया, जिसे मैंडेट कहते हैं। इन सब से अरब आबादी में असुरक्षा बढ़ी, विरोध शुरू हुआ, तनाव बढ़ता गया होगा। बहुत ज्यादा। मामला इतना बढ़ा कि 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्लान बनाया फिलिस्तीन को एक यहूदी राज्य और एक अरब राज्य में बांटने का, यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का। और उस प्लान का क्या हुआ? यहूदी नेतृत्व ने उसे मान लिया, लेकिन अरब लीग और फिलिस्तीनी नेताओं ने उसे खारिज कर दिया। उन्हें यह बंटवारा मंजूर नहीं था। और फिर 1948 में जैसे ही ब्रिटिश मैंडेट खत्म हुआ, इजराइल ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया, और उसके फौरन बाद पड़ोसी अरब देशों ने हमला कर दिया। पहली अरब इजराइल जंग शुरू हुई। और नतीजा ये हुआ कि इजराइल जंग जीत गया, उसने अपने इलाके का विस्तार भी कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी ये हुई कि करीब 7 लाख फिलिस्तीनी अरब अपने घरों से बेघर हो गए। उन्हें भागना पड़ा, जिसे नकबा कहते हैं। हाँ, फिलिस्तीनी इसे नकबा यानी महाविनाश या तबाही कहते हैं। ये उनकी सामूहिक याददाश्त का एक बहुत दर्दनाक हिस्सा है।
और ये तो बस शुरुआत थी। हाँ। इसके बाद भी तो कई जंगें हुई। हाँ, कई। 1956 में स्वेज संकट, फिर 1967 की 6 दिन की जंग बहुत अहम थी। 6 दिन की जंग, उसमें क्या हुआ था? उसमें इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को हराया और वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, सीरिया की गोलान हाइट्स और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। साथ ही पूर्वी यरूशलेम पर भी। पूर्वी यरूशलेम समेत। और ये कब्जा आज तक विवाद की जड़ है। बिल्कुल। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम का कब्जा और गाजा पट्टी की स्थिति ये आज भी संघर्ष के केंद्र में है। फिर 1973 की जंग हुई। जंगों का सिलसिला चलता रहा। लेकिन क्या शांति की कोशिशें नहीं हुई? हमने कैंप डेविड समझौते या ओस्लो समझौते के बारे में सुना है। हाँ, कोशिशें जरूर हुई। 1979 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात और इजरायली प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन के बीच कैंप डेविड समझौता हुआ, जिमी कार्टर की मध्यस्थता में। ये ऐतिहासिक था। मिस्र ने इजराइल को मान्यता दी, इजराइल ने सिनाई वापस किया। ये तो बड़ी बात थी। बहुत बड़ी। फिर 1993 में इजराइल और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन PLO के बीच ओस्लो समझौता हुआ। यासिर आराफात और yitzhak राबिन। इससे लगा कि शायद अब स्थायी शांति आ जाएगी। फिलिस्तीनी अथॉरिटी बनी। लेकिन वो शांति आई नहीं। क्यों? क्योंकि जो सबसे मुश्किल मुद्दे थे, जैसे यरूशलेम का आखिरी दर्जा क्या होगा, फिलिस्तीनी शरणार्थियों की वापसी का अधिकार, वेस्ट बैंक में जो अवैध इजरायली बस्तियां बन रही थीं, उनका क्या होगा, इन पर कोई सहमति नहीं बन पाई। और फिर हिंसा का दौर भी वापस आ गया। तो आज भी वही मुद्दे अटके हुए हैं। हाँ, मुख्य मुद्दे वही हैं। यरूशलेम पर दोनों पक्ष अपना दावा करते हैं। शरणार्थियों का मसला है। वेस्ट बैंक में बस्तियां लगातार बढ़ती रही हैं, जिससे 2 राज्य समाधान की जमीन ही खत्म होती जा रही है। और गाजा पट्टी की स्थिति तो आजकल हम रोज खबरों में देख रहे हैं। गाजा की स्थिति बहुत ही गंभीर है। 2007 से वहां हमास का नियंत्रण है। इसराइल ने उसकी कड़ी नाकेबंदी कर रखी है और पिछले कुछ सालों में, खासकर अभी हाल में, वहां भयानक हिंसा और तबाही हुई है। मानवीय संकट बहुत गहरा है। और ये अब सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन का मामला नहीं रहा, पूरी दुनिया इसमें बट गई है। बिल्कुल, ये एक ग्लोबल मुद्दा बन चुका है। अलग अलग देश, अलग अलग समूह अपने अपने हितों और विचारधाराओं के हिसाब से पक्ष लेते हैं। सोशल मीडिया पर भावनाएं बहुत तीव्र होती हैं, लेकिन जरूरी है कि तथ्यों को देखा जाए, इतिहास को समझा जाए। तो समाधान क्या दिखता है? वो 2 राज्य समाधान जिसकी बात होती थी, क्या वो अब भी मुमकिन है? देखिए, कागज पर तो 2 राज्य समाधान ही सबसे तार्किक लगता है। एक इजरायली राज्य, एक फिलिस्तीनी राज्य, जो अगल बगल शांति से रहें। ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसी का समर्थन करता है। लेकिन जमीन पर इसे लागू करना अब बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। जैसा मैंने कहा, बस्तियां फैल चुकी हैं। यरूशलेम का बंटवारा कैसे होगा, सुरक्षा के मुद्दे हैं। दोनों तरफ भरोसा खत्म हो चुका है। और एक राज्य समाधान, उसकी भी बात होती है, यानी एक ही देश जिसमें यहूदी और अरब दोनों बराबर के नागरिक हों। लेकिन ये दोनों पक्षों को ज्यादातर मंजूर नहीं। इजरायलियों को डर है कि वो अपना यहूदी चरित्र खो देंगे, फिलिस्तीनियों को डर है कि उन्हें बराबरी के अधिकार नहीं मिलेंगे। तो मतलब रास्ता बंद सा लग रहा है। शांति वार्ताएं भी तो रुकी हुई हैं। हाँ, फिलहाल तो वार्ताएं रुकी हुई हैं और रास्ता वाकई बहुत मुश्किल लग रहा है। फिर भी क्या कहीं कोई उम्मीद की किरण है, कुछ सकारात्मक पहलू? देखिए, बड़े स्तर पर तो निराशा दिखती है, लेकिन कुछ बातें हैं। जैसे 2020 में वो अब्राहम समझौते हुए। हाँ, जिसमें UAE, बहरीन, सुडान, मोरक्को ने इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य किए। बिल्कुल, ये एक बड़ा कूटनीतिक बदलाव था जिसने पुराने समीकरणों को बदला। हालांकि फिलिस्तीन के मुद्दे पर इसका सीधा असर नहीं हुआ। और जमीनी स्तर पर आम लोगों के बीच? हाँ, जमीनी स्तर पर भी बहुत से लोग हैं, इजरायली भी और फिलिस्तीनी भी, जो नफरत और हिंसा से थक चुके हैं। वो शांति चाहते हैं। कई NGO, कई समूह हैं जो दोनों समुदायों के बीच संवाद और आपसी समझ बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये कोशिशें छोटी लग सकती हैं, पर बहुत जरूरी हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो यहूदी मुसलमान संबंधों का इतिहास हजारों साल का है, जिसमें सहयोग और सह अस्तित्व के दौर भी रहे हैं और गहरे संघर्ष और टकराव के भी। हाँ। और आज की तारीख में ये रिश्ता मुख्य रूप से इसराइल फिलिस्तीन के बेहद जटिल, संवेदनशील और विस्फोटक राजनीतिक मुद्दे के आसपास घूम रहा है। बिल्कुल। और इसे सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट कहानी की तरह देखना ठीक नहीं होगा। इसके बहुत गहरे ऐतिहासिक, धार्मिक और सबसे बढ़कर मानवीय पहलू हैं, जिन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। और चलिए, आज की बातचीत के आखिर में हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हमने इतिहास में सहयोग और साथ रहने के दौर की बात की।
आज जब राजनीतिक समाधान इतने मुश्किल लग रहे हैं, तो इन दोनों समुदायों के बीच आपसी समझ और भरोसे को फिर से बनाने के लिए राजनीति से हटकर और कौन से गैर राजनीतिक तरीके या कारक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।